राजेश तलवार, नूपुर तलवार, अरसे से इंतजार रहा होगा। तकरीबन 4 लंबे साल उन्होंने डासना जेल में बिताए हैं। हो चुके हैं डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार, और आप देख सकते हैं बेहद ही भावुक क्षण था ये। और ये थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस तलवार हमसे बातचीत करने के लिए। नुपुर, कल आपने हमें बताया कि आप पूरी तरह टूट चुकी हैं, और आज क्या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि आरुषि का कत्ल आखिर किया किसने है? हाँ विक्रम, एकदम टूट चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैं इस वक्त किन हालात से गुजर रही हूँ। राजेश, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हम कुछ भी बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। हमसे जो कुछ भी करने को कहा गया था हमने हद से बढ़कर किया। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई कुछ कर भी पाएगा। क्या हम पूरा सच कभी जान पाएंगे जिसके इंतजार में सारा देश बैठा हुआ है? जवाब मांग रहा है। हम अब तक असली मुजरिम का पता नहीं लगा पाए हैं। ये नहीं जान पाए हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। सब व्यवस्थित था, कपड़े अपने सब आधा मतलब उसका बॉडी वो ढके हुए थी चादर से। इस घटना के हर पहलू पर पूरे देश की नजर है। पुलिस ऑफिसर्स का डगमगाना, माफी मांगना और फिर से डगमगाना। प्रेस का इस केस में बहुत खराब रोल रहा। मतलब राउंड द क्लॉक उसका ऐसा घेरा बना लिया था घटनास्थल का कि पुलिस काम ढंग से नहीं कर। तो अभी तक जो खबर 10 मिनट की आती थी न्यूज चैनल पे, वो 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के मतलब पूरे दिन भर की ये खबर हो गई कि आखिर कातिल कौन। राजेश और नुपुर सिर्फ यही चाहते हैं कि कातिल पकड़ा जाए। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, उससे 25 किलोमीटर दूर एक नया उभरता शहर नोएडा। मई 2008 की गर्मियों में नोएडा के साधारण सुखी तलवार परिवार के जीवन में एक असाधारण घटना घटने वाली थी। आरुषि को सब बहुत चाहते थे। उसके बहुत सारे दोस्त थे और उसने कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किया, और वो बहुत शर्मीली सी थी। मुझे उसकी हंसी आज भी याद है। थोड़ी शर्मीली, थोड़ी बचकानी सी हंसी हुआ करती थी। क्लास 8वीं 9वीं के बाद वो थोड़ी मैच्योर लगने लगी। लड़के उसे देखते और इस वजह से वो अपने लुक्स पे और ध्यान देने लगी। पर उसका फोकस हमेशा अपनी पढ़ाई पर रहता था। वो काफी शांत स्वभाव की थी
हमने साथ साथ डांस क्लासेस के लिए जाना शुरू कर दिया। वहाँ हम काफ़ी वक्त साथ में बिताते, हमारी दोस्ती और पक्की होती गई। उसके पेरेंट्स उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो हमेशा उसे खुश रखते थे, उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देकर जो भी उसे चाहिए होता था लाकर देते। वो भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी और वो सब कुछ करती थी जो उसकी उम्र के बच्चों को करना चाहिए। उसके मर्डर के पिछले दिन हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आरुषि का बर्थडे आने वाला था और हम उसके लिए पार्टी प्लान कर रहे थे। मेरे पेरेंट्स भी कहीं बाहर जा रहे थे तो मैंने उस वीकेंड उसी के घर रुकने का प्लान बनाया था। मेरी उससे आखिरी बार बात हुई थी घटना की पिछली रात को। थोड़ी सी बातचीत हुई कि मुझे एक दूसरा कॉल आ गया। मैंने उसे कहा कि मैं फिर फोन करूंगी और फोन काट दिया, पर मैं वापस कॉल नहीं कर पाई। 15 मई तलवार परिवार की शांत गृहस्थी, जिसमें थे पिता डॉक्टर राजेश तलवार, मां डॉक्टर नुपुर तलवार और उनकी 13 साल की इकलौती बेटी आरुषि। घर के बाहर नोएडा शहर के रोजमर्रे का शोरगुल। नोएडा एक ऐसी जगह है जहां हर कोई एक दूसरे से एक तरह की दूरी रखता है। एक ऐसी जगह जहां बहुत डेवलपमेंट हो चुका है और हर कोई किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहता है। माहौल ही कुछ ऐसा बन गया है कि लोग एक दूसरे पर आसानी से विश्वास नहीं करते। जो लोग दूसरे शहरों से यहाँ आए हैं, खास करके जो घरों में नौकरों का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ जीना बहुत मुश्किल है। ये लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, पर फिर भी उन्हें बाहर वाला समझा जाता है। तरक्की पे सबका हक है और एक बढ़ता हुआ शहर हर किसी को आगे बढ़ने का मौका देता है, चाहे वो नेपाल से आया हुआ नौकर हो या दिल्ली से आए हुए 2 डॉक्टर। पर दिन दुगना रात चौगना बढ़ने वाला शहर लोगों को सीमेंट कंक्रीट के पिंजरों में अकेला भी छोड़ देता है। उस रात नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार के घर में कौन सा राज चुपचाप चला आ रहा था, इसकी खबर किसी को भी न थी। तो उस दिन में लगा 1 घंटे तो कोई नहीं आया था। आने के बाद भी 1 घंटे लगाने के बाद भी मैं खड़ी थी। लाइट उठ कुछ नहीं जल रहा था। घंटे लगाने के बाद भी फिर वो आंटी आया था अंदर से। आंटी आए तो अंदर वाला जो 2-3 जाली है, 2 जाली है, एक लकड़ी वाला है, तो वो खोल दिया। तो जाली के अंदर से मेरे साथ बात कर रहा था आंटी। सुबह करीब 6 बजे मुझे एक फोन आया और फोन पे नुपुर जोर जोर से चीख रही थी। वहीं खाना होने के बाद भी आंटी बोला है जो बहुत रो रहा था। तो हम बोला आंटी क्या हो गया इतना रो रहा था? तो ऐसे बोलने के बाद भी मेरे को बोला है जे भारती चलो अंदर जाके देखो क्या हुआ है। मेरी वाइफ को एक कॉल आया कि राजेश के घर पर कुछ हुआ है, तो हम ड्राइव करके वहां पहुंचे। हमने देखा कि वहां पुलिस ने सारी जगह घेर रखी है। राजेश दीवार पर अपना सर मार रहा था और नुपुर तो जैसे सदमे में सुन्न बैठी थी। मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन सुबह मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नोएडा आने वाले थे, जिसके लिए मुझे उसी दिन दिल्ली से लखनऊ के लिए निकलना था। और मुझे ये फैसला करना था कि मैं क्राइम सीन पर जाऊं या फिर सीधे उसी वक्त एयरपोर्ट के लिए निकलूं। तो मैंने क्राइम सीन की तरफ जाने का फैसला किया। 8 बजे के आसपास मेरे पास एक क्राइम कंट्रोल रूम नोएडा का है, वहाँ से मेरे पास एक मेरे इन्फॉर्मर का फ़ोन आता है। ये पता चलता है तो मैं अपना काम छोड़ करके तुरंत बाइक से तुरंत वहाँ पे आता हूँ। हम आरुषि के कमरे में गए और
हमने उसकी नब्ज तक नहीं देखी क्योंकि देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो घर में डॉक्टर साहब थे, राजेश तलवार, नुपुर तलवार, एक आध उनका रिश्तेदार भी था। सब व्यवस्थित था, कपड़े वपड़े सब आधा मतलब उसका बॉडी वो ढके हुए थी चादर से। खून दीवार पे लगा हुआ था, जो सिर में उसके एक चोट थी, माथे पे एक गहरी चोट थी और उसकी गर्दन कटी हुई थी किसी तेज धार के चीज से। मैंने घर का हर कोना देखना शुरू किया, पर बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि वहां बहुत सारे मेहमान थे। मतलब कि शायद वो दोस्त या फिर रिश्तेदार होंगे, पर फिर भी हमने प्रोफेशनल लाइन बनाए रखने की पूरी कोशिश की। जब मैंने मिस्टर तलवार से बात की, सबसे पहली बात जो मुझे अच्छे से याद है कि वो लोकल पुलिस को एक ही बात बार बार कहे जा रहे थे कि तुम लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वो हेमराज मेरी बेटी का खून करके भाग गया है। समय बर्बाद करने की बजाय और ये सब करने की बजाय तुम लोग एक टीम क्यों नहीं भेजते जो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। दरअसल घटना उस दिन हुई थी जब हमारे स्कूल का आखिरी दिन था और हम अपनी गर्मी की छुट्टियों के लिए जाने वाले थे। मैं सोच रही थी कि वो आज इतनी लेट क्यों हो गई, उसे अब लेट कमर्स गेट से आना पड़ेगा। काफी वक्त गुजर चुका था और तब धीरे धीरे खबर फैलने लगी। जैसे ही मीडिया में ये खबर आती है, उसके बाद तो मीडिया के तो सारे लोग आते हैं, न्यूज़ चैनल आते हैं, उनकी वो भी वैन आ जाती है, लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाता है। तो फिर हम लोग की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आखिर यार ये किस तरह का मामला था। ये डॉक्टर तलवार और उनके फैमिली मेंबर डेड बॉडी आरुषि की डेड बॉडी लेकर वो लोग नीचे आते हैं। उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ कि वो मासूम बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, और मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि आखिरी सांस लेने से पहले उसे कितना दर्द सहना पड़ा होगा। ये सब बातें उस वक्त मेरे दिमाग में चल रही थी। मेरी मम्मी मुझे स्कूल लेने आई और जब तक वो स्कूल पहुंची, मेरी क्लास में सभी जो उसे जानते थे या जो नहीं भी जानते थे, सब रो रहे थे और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। समझ आने वाला सच सिर्फ इतना था कि एक तरफ आरुषि का जिक्र देश के कोने कोने में था और दूसरी तरफ उसकी लाश थी पोस्टमार्टम वार्ड के एक कोने में। मैं आरुषि के साथ पोस्टमार्टम हाउस गया और वहां देखा कि उस जगह की हालत बहुत ही बदतर थी। सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था। मैं तो देखकर दंग रह गया कि वहां फ्रीजर नाम की कोई चीज ही नहीं थी और इतनी गर्मी थी कि हमें फिक्र होने लगी कि बॉडी की हालत खराब हो जाएगी। पोस्टमार्टम जल्द से जल्द करना बहुत जरूरी हो गया था। हमें फ्लैट के अंदर किसी के जबरदस्ती घुसाने का कोई भी सुराग नहीं मिला और मेन दरवाजे की चाबी भी घर के अंदर ही रखी हुई मिली। हमने हेमराज के कमरे की छानबीन भी की जहां वो सोया करता था कि शायद वहां कोई हथियार छुपा रखा हो जिससे हो सकता है आरुषि का कत्ल किया गया। हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे एक ऑफिसर को सीढ़ियों पर कुछ खून के निशान मिले जो टेरेस की तरफ जा रहे थे। फिर उसी ऑफिसर को ताले पर भी जो टेरेस के दरवाजे पर लगा हुआ था खून के धब्बे मिले। जब मेरे ऑफिसर ने ताले की चाबी के बारे में पूछा तो सभी लोग एक दूसरे की तरफ इशारा करने लगे कि वो इसके पास होगी या फिर उसके पास हो सकती है या फिर किसी और के पास होगी। यही चलता रहा। कि हालांकि अंदर पहले दिन हम लोग को नहीं जाने दिया गया और बाहर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर थे। धीरे धीरे बात ये बढ़ती गई कि ये मर्डर जो